गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट विच इज बेलमेंट एंड प्लेज। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about bailment. Section 148. The very first section 148 which talks about the meaning of bailment. Bailment की definition क्या होती है? The delivery of goods by one person to another for some purpose. There is more to it. We will analyze whole definition after we cover the definition. Upon a contract that they shall when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of. When purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to directions of person delivering them. आप समझ लीजिए अगले हाफ एन आवर हम इसी पे बात करने वाले हैं. This is the definition. This is how bailment is defined under the Indian Contract Act 1872. Bailment का मतलब क्या है? Goods देना. Delivering of goods from one person to another. Why do we deliver goods? Let's say for an example, I am coming from a party. मैं एक पार्टी से लौट रही हूँ और मैं आधी रात में सुनसान सड़कों पे अकेली बेचारी लौट रही हूँ और क्या होती है, मेरी कार ब्रेक डाउन हो जाती है. कोई फिल्मी सीन नहीं होने वाला, नो हीरो इज गोइंग टू एंटर, पर मेरी कार ब्रेक डाउन हो जाती है. अब मेरी कार अगर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो व्हाट विल आई डू इज, मैंने देखा कि चलो नियर बाय आई कैन सी अ रिपेयर शॉप, तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पे बोला कि मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई है, प्लीज सी टू इट, आप देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है एंड आई विल कम बैक. सो आई हैंडेड ओवर माई कार टू द रिपेयर शॉप. मैंने अपनी कार रिपेयर शॉप को दे दी और मैं वहां पे बैठ गई. बट आई टेक बैक माई कार. मैं अपनी कार वापस लूंगी कि नहीं लूंगी? यस और नो? सो माई डियर, द डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैंने अपनी कार डिलीवर कर दी दूसरी पार्टी को बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस. क्यों दी है? फॉर गेटिंग इट रिपेयर्ड. अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, हमारे बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो आप मुझे वो रिटर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्शंस. अब आप कैसे रिटर्न करेंगे? क्या आप रिपेयर शॉप के बाहर ले जाके खड़ी कर देंगे और चाबी उसके ऊपर रख देंगे? नो, यू विल रिटर्न इट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस. कि मैं आपके पास आई या मैंने आपको बोला कि आई कम बैक विद इन 2 hours, या मैं जा रही हूँ टुमारो आई कम बैक, आप इसको ठीक करके रखिएगा. तो अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस, राइट? Now let us analyze this particular definition into the essentials of a valid contract of bailment. Essentials of valid contract of bailment और कुछ नहीं, यही है. ठीक है, इसी से आप एक्सट्रैक्ट करोगे. बट बिफोर दैट
because I want you all to be through with these two terms, इसलिए हम बेलर एंड बेली ही यूज करेंगे. ठीक है. बेलर इज द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स एंड बेली इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द गुड्स. अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने अपनी कार डिलीवर की है रिपेयर शॉप को, सो आई एम द बेलर हियर एंड रिपेयर शॉप इज द बेली. इज दैट क्लियर? चलिए, लेट अस एनालाइज नाउ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. सी, हमारी सारी जो डेफिनेशन है ना वो आपको निकल के सामने आ जाएगी. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ये जरूरी है कि गुड्स की डिलीवरी हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुड्स की डिलीवरी हो. डिलीवरी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी, आपने ये उठाया और ले जाके दे दिया, कीप इट. सिंबॉलिक डिलीवरी, आपकी गाड़ी, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि मेरी कार ब्रोक डाउन, क्या मैं अकेली उस कार को पुश करके उस रिपेयर शॉप तक लेके जा पाऊंगी? डेफिनेटली नॉट. सो व्हाट आई डिड इज, मैंने कार लॉक की, आई handed over the keys of the car to the repair shop. What is it? It is symbolic delivery. The car is actually delivered to the repair shop while I didn't pick up the car and gave it to the repair shop person. है ना, मैंने कार उठा के उनको नहीं दी है. मैंने क्या किया? गाड़ी की चाबी दे दी. गाड़ी की चाबी देना भी क्या कहलाएगा? डिलीवरी कहलाएगा. दो इट इज नॉट एक्चुअल डिलीवरी बट इट इज सिंबॉलिक डिलीवरी. एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जब किसी और पर्सन के पास वो गुड्स हैं और आपने बोला कि आप इनसे ले लीजिएगा. ठीक है, लाइक द अदर पर्सन हैज एसेंटेड कि हाँ मेरी पोसेशन में वो गुड्स रखे हुए हैं, राइट? तो वो क्या हो जाता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाता है. सो अगर आप गुड्स को डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो that means that what does it mean? It is not a contract of bailment. यहाँ पे 3 words निकल के आते हैं: custody, ownership and possession. Custody, ownership and possession. Now what do you mean by ownership? वो कार मेरी है. क्या मैंने वो रिपेयर शॉप को गिफ्ट कर दी है? नो. क्या मैंने रिपेयर शॉप को सेल कर दी है? नो. इट इज स्टिल माइन. वो कार के आरसी पे आज भी मेरा ही नाम लिखा है. ठीक है, वो किसी और की नहीं हुई है. या द कार इज लॉयल टू मी. वो किसी और की नहीं हुई है. दैट मीन्स द ओनरशिप इज स्टिल माइन. ओनरशिप हैज नॉट बीन चेंज्ड. इफ द ओनरशिप चेंजेस देन इट इज अ सेल. Then it is sale and it will not be covered under the contract of bailment. अगर ओनरशिप चेंज हो जाती है, या तो वो सेल है या गिफ्ट है या एनी अदर, if the ownership changes it is not bailment. If the possession is not delivered it is not bailment. Possession मतलब there should be delivery. भले ही एक्चुअल हो, सिंबॉलिक हो या कंस्ट्रक्टिव हो, डिलीवरी माय डियर होनी चाहिए. द डिलीवरी इज एसेंशियल. डिलीवरी यहां ये नहीं लिखा है कि एक्चुअल डिलीवरी होनी चाहिए, पर डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी प्रेजेंट. ठीक है. अब कस्टडी और पोसेशन में क्या डिफरेंस होता है? कस्टडी और पोसेशन में, पोसेशन आपका चेंज होना चाहिए. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कस्टडी चेंज होनी चाहिए. आपकी कस्टडी में किसी और के पोजेस्ड गुड्स हैं. आपकी कस्टडी में सपोजिटली देयर इज अ सर्वेंट मास्टर का अम्ब्रेला लेके चल रहा है. उस मास्टर ने वो अम्ब्रेला किसी से लिया है तो हम बोलेंगे कि वो मास्टर के पोसेशन में है, ऑल्दो उसकी कस्टडी किसके पास है? सर्वेंट के पास है. ठीक है.
So there is a slight difference between custody, possession and ownership. What is important to us under a contract of bailment is that ownership should not change. If ownership changes, it is not a contract of bailment, and possession must change. Possession must change. ठीक है? Possession can change through actual delivery. Actual delivery is what? Handing over the physical possession of goods. What is symbolic delivery? Goods are not transferred physically, पर कुछ ऐसा हम करते हैं which results in transferring of goods, like handing over the keys, या फिर आपका कुछ सामान आ रहा है रेलवे से, रेलवे रिसीट होती है जो दिखा के यू कैन कलेक्ट द गुड्स, तो आपने वो रेलवे रिसीट किसी को हैंड ओवर कर दी. उस रेलवे रिसीट को हैंड ओवर करने का मतलब है सिंबॉलिक डिलीवरी. द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ट्रांसफर्ड नॉट द ओनरशिप बट ओनली द पोसेशन. ठीक है. एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जब कोई थर्ड पार्टी होता है हु इज इन द पोसेशन ऑफ द गुड्स, एक्नॉलेजेस दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ एंड एट द एंड डिस्पोजल ऑफ द बायर. ठीक है. यू कैन से कि कोई अगर शॉप पे भी है आपका क्या है, आपकी मान लीजिए कोई स्कूटी है, ठीक है, आपने खरीदी है, तो अभी आपने क्या किया है, उसको लेके नहीं आए हैं, वहीं पे रखी हुई है आपकी शॉप पे, तो वो क्या है, इट इज लाइक इट इज इन द पोसेशन ऑफ दैट अदर पर्सन. ठीक है, ऑल्दो ओनरशिप आपकी है. सो डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब हम बोल रहे हैं कि उठा के यहां से यहां पे करो, ठीक है, इट कैन हैपन थ्रू सिंबॉलिक डिलीवरी ऑल्सो. इट कैन हैपन थ्रू सिंबॉलिक डिलीवरी ऑल्सो, बट वॉट हम बोल क्या रहे हैं, फिजिकल डिलीवरी होनी चाहिए. ठीक है. अगर फिजिकल डिलीवरी होनी चाहिए तो क्या लैंड को उठा के किसी और को दे सकते हो? मेरे लैंड में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, चलो ये हम एक काम करते हैं, कुछ फार्मर्स को दे के आते हैं, आप ना थोड़ा प्लांटेशन कर दो, कुछ चीजें यहाँ पे उगा दो और फिर हम वापस लेके आ जाएंगे और घर पे लगा देंगे. सो विल हैव अ लॉट ऑफ वेजीज. फ्री लैंड पड़ा है, या ले जाते हैं, थोड़ा फार्मर्स को दे देंगे, वो फार्मिंग कर देंगे. दिस कैन नॉट हैपन. सो यहां से हम क्या स्टैब्लिश करते हैं, डिलीवरी हो सकती है. डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, इट कैन बी सिंबॉलिक. दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. ठीक है. डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, इट कैन बी सिंबॉलिक. द गुड्स आर मूवेबल गुड्स ओनली. द गुड्स आर मूवेबल गुड्स ओनली. इमूवेबल गुड्स के केस में बेलमेंट नहीं हो सकता है. Custody and possession must change. Ownership does not change. उसी की custody में रहेगा ना, custodian same होगा. Usually, if I possess this, I own this, I possess this, it is in my custody. कई बार ऐसा होता है कि custodian कोई और है, master servant वगैरह के केस में, तो that doesn't matter. अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम custody किसी और के पास है. That is why I have explained you that. मान लीजिए ये मेरा नहीं है, मैं इतनी गरीब हूं, आई हैड टू बोरो अ डस्टर फ्रॉम समबडी एल्स. ठीक है, तो मैंने ये क्लास लेने के लिए डस्टर बोरो किया है किसी और टीचर से, तो मैं बोरो करके लेके आई हूँ. इट इज इन माई पोसेशन, इट इज इन माई कस्टडी, बट इट इज नॉट माइन. द ओनरशिप इज नॉट माइन. सो इफ आई बोरो, दिस इज बेलमेंट. आप दिन में कितनी बार बेलमेंट करते होंगे? ओह वाओ मैम, वी आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. यस, नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, आप बहुत बार बेलमेंट करते हो. यार भाई एक मिनट पेन देना. डिलीवरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस upon a contract, that when the purpose is accomplished, it shall be returned. What is it? It is bailment. तो कितनी बार हमने दिन में बेलमेंट किया होगा? आज जरा हिसाब लगा के देखना कि सुबह से कितना बेलमेंट किया. That will let you know the status कि मेरे पास क्या क्या चीजें नहीं रहती हैं. How many times I have to borrow things. So actual delivery or symbolic delivery can also create a bailor-bailee relationship. अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मैंने बैंक में पैसे दिए,
मेरे पास थोड़ा कैश ज्यादा हो गया, अच्छा अभी मैम आप गरीब थी अब बहुत अमीर हो गई, चलो ऐसे मेरे साथ होता रहता है। 50,000 मैंने कलेक्ट किया और 50,000 मैं मोदी जी भक्त हूँ, तो मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू कीप एनी कैश एट होम, द कैपिटल हैज टू बी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी। तो मैंने वो 50,000 ले जाके क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कुछ बच्चे मुझे एडवाइस कर रहे हैं मैम मत कराओ, इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, वो डिपॉजिट करा दिया। मैंने बैंक को 50,000 दिया, डिलीवरिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। जब मेरा पर्पस वो पूरा हो जाएगा, मान लीजिए मुझे जब जरूरत पड़ेगी, मैंने सेफली रखने के लिए दिया है, मैं वापस ले लूंगी। इज इट बेलमेंट? इज इट बेलमेंट? क्यों आपको लगता है कि बेलमेंट नहीं होगा? मनी इज नॉट गुड्स। सबसे पहली बात, मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है। प्लस एक बात आप समझिए, वॉट एवर गुड्स यू आर हैंडिंग ओवर, यू आर डिलीवरिंग, आप किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो और आप उससे वापस ले रहे हो, वो सेम गुड्स हैं। मैंने अपनी कार दी तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने होंडा सिटी दी और वो मुझे नैनो दे देंगे, मैम गाड़ी तो गाड़ी है, ड्राइव करके ही तो जाना है। नो, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। तो मैंने बैंक को जो पैसे दिए, क्या बैंक मुझे वही नोट वापस करेगी, या द नोट्स विल बी चेंज्ड? अगर बैंक मुझे वही नोट वापस कर रही है ना, तो फिर तो क्या हो रहा है, फिर तो कुछ यूज हो ही नहीं रहा है पैसों का, फिर वो बैंक कैसी, वो हमें इंटरेस्ट किस बात का देगी अगर वो सेफली हमारे पैसे रख ले रही है तो। अच्छा, अब एक बात और मुझे बताइए, दिस arises yet another question. If I am depositing my ornaments in a bank locker, आपने बैंक में एक लॉकर लिया और लॉकर में क्या किया, आपने कुछ ज्वेलरी ले जाके रख दी। अ बैंक इज नॉट गोइंग टू यूज इट, बैंक वो मुझे वैसी की वैसी ही देगा जब भी मैं चाहूंगी तब। My jewelry is not going to change, my ornaments are not going to change, I've deposited in a bank locker. अब एक बात बताइए, is this bailment? Some students are saying yes, some are saying no. Why are you saying no and why are you saying yes? I want it with the reasons. क्यों आपको लगता है कि ये bailment है? अच्छा, इसलिए बेलमेंट लगता है बिकॉज द गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो विल टेक बैक, राइट? क्यों लगता है कि नहीं है? एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि बैंक का जो लॉकर होता है, बैंक के ऑथराइज्ड पर्सन भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। A locker has two keys, one is with the bank and the other one is with you. Without your key, bank is not authorized to open the locker. लॉकर ब्रेक कर सकते हैं अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, आपका लॉकर ओपन नहीं कर सकते हैं। यस और नो? दैट मीन्स कि पोसेशन चेंज कहाँ हुआ है? आपने बस अपने घर से उठा के कहीं और रख दिया है। द पोसेशन इज नॉट विद द बैंक, बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर रखा है, पर वो पोसेशन आप ही का है, वो कस्टडी आप ही की है। द पोसेशन हैज नॉट चेंज, ओनरशिप तो आपकी है ही है। पोसेशन कब चेंज होगा? जब मैं पोजेस करूंगी उसको। ये मेरे पास है, ये मैं क्या कहते हैं, मेरा नहीं है, आई कैन नॉट कॉल इट माइन, पर ये मेरे पास है। दैट मीन्स इट इज इन माई पोसेशन। वो बैंक के पास नहीं है, वो बस बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर है। ठीक है? सो अगेन, डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन बैंक लॉकर इज ऑल्सो नॉट बेलमेंट, डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक इज ऑल्सो नॉट बेलमेंट। ठीक है? सो पहला पॉइंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, या तो एक्चुअल भी हो सकती है या सिंबॉलिक भी हो सकती है। गुड्स हैव टू बी मूवेबल, मनी इज नॉट गुड्स। डिपॉजिटिंग ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट बेलमेंट, डिपॉजिटिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स इन बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज by one person to another. That means there have to be two parties involved, the one who delivers the goods and the one to whom the goods are delivered, that is bailer and bailee respectively, for some purpose.
That means delivery has to be for some purpose. बिना कारण के बेलमेंट नहीं होता है। अब पर्पस आपका क्या हो सकता है? पर्पस हो सकता है कि आपको रिपेयर कराना है, पर्पस हो सकता है कि आप चाहते हो कि सेफली रख लो। आपका कोई नेबर 10 दिन के लिए बाहर जा रहा है, उसने क्या किया, उसने अपने ऑर्नामेंट्स कुछ लाके आपको दे दिए और बोला कि बहन जी इसको ना 10 दिन के लिए रख लीजिएगा, बिकॉज हम ना गोवा छुट्टी मनाने जा रहे हैं और जब हम वापस आएंगे ना तो विल टेक बैक। इसका मतलब क्या है? 10 डेज के लिए शी हैज डिलीवर्ड सम गुड्स फ्रॉम हर टू अस, and after those 10 days have expired, after that purpose is accomplished, she will take it back. यहाँ पे purpose क्या है? Simple, safe custody. It is a valid purpose. Purpose होना चाहिए कोई भी हो, ठीक है, बिना purpose के नहीं। आपको पेन चाहिए लिखने के लिए, purpose है, ठीक है। आपका मोबाइल खराब हो गया, आपने मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, purpose है। कोई भी चीज का पर्पस होना चाहिए, ठीक है, कारण होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। व्हाई यू आर गिविंग द गुड्स टू अनदर पर्सन? किसी ना किसी कारण से तो दोगे ना, ऐसे ही तो नहीं दे दोगे। और इतना शौक है अगर ऐसे ही देगा तो फिर मैं क्यों बोलूं कि मुझे दे दो। द पर्पस मे बी एक्सप्रेसली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस इज व्हाट? एक तो हुआ कि स्पेसिफिकली आपके सीट के एडजेसेंट एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है, ठीक है, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। द फर्स्ट सिचुएशन, आपके सामने एक टिश्यू का बॉक्स है और वो आपसे बोलती है टिश्यू, कैन आई गेट दैट टिश्यू? तो आप उसको टिश्यू निकाल के देते हो। सेकेंड सिचुएशन ये है कि वो इतनी खूबसूरत है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है एंड व्हाट यू डू इज आप उसको टिश्यू दे देते हो। आपके पास टिश्यू है, यू आर हैंडिंग ओवर टिश्यू टू हर। I'll just come back to it. You are handing over tissue to her. आपने उसको टिश्यू दिया, ठीक है, उसने नहीं मांगा था। It is implied from the circumstances कि आप ये टिश्यू किस पर्पस के लिए उसको दे रहे हैं। Now someone has asked me that question कि मैम क्या वो टिश्यू रिटर्न करना होगा, because it has to be returned when the purpose is accomplished. So my dear, for such type of objects क्या लिखा हुआ है? When the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of. So in this particular case, आपका टिश्यू जो होगा वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, इट नीड नॉट बी रिटर्न्ड, ठीक है। अब आपकी इच्छा हो रखने की तो आप वापस भी ले सकते हो, और अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप उसको डिस्पोज ऑफ भी करा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शंस। So there will be a delivery. There will be delivery of goods only by one person to another person for some purpose. कोई ना कोई कारण से क्या होता है? डिलीवरी होती है। Upon a contract that they shall. So there has to be purpose, there has to be delivery, there has to be a contract. ये बहुत जरूरी है कि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। पर अबेलमेंट में अराइज इवन इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में देखेंगे, आप बोल सकते हैं काफी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने पढ़े होंगे, यू हैव रेड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, यू हैव रेड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। So there can be express contracts, there can be implied contracts, or there can be kind of no contract in case of finder of goods, जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, but there has to be a contract, ठीक है। So एक contract होता है between the two parties, because हम Indian Contract Act पढ़ रहे हैं, so definitely this is a contract of bailment. और contract of bailment किस पे क्या rights and duties confer करती है वो हम देखते हैं। And lastly, when that purpose is accomplished, it is either returned or disposed of according to the directions of the person who is delivering them. That means according to the directions of bailer. Goods आप deliver करते हो for some purpose only, subject to the condition कि जब वो purpose वापस हो जाएगा आप उसको हमें वापस कर देंगे। Now the goods that you return may be in the original or altered form. आपने वो जो टिश्यू दिया
it was a crisp, clean tissue. Now when it is wiped, when it is used to wipe the tears, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो crushed हो जाएगा, थोड़ा soggy हो जाएगा, right? It is going to change its form, right? It is going to be in the altered form when it is returned to you. Now I don't think anyone is going to return their tissue to you, but in case they do, तो आप क्या कर सकते हैं? You can dispose it off, or you can keep it if you like. ठीक है. और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, आप उसको अगर आपने हैंड ओवर किया है तो आप उसी को बोल सकते हैं कि काइंडली डिस्पोज इट ऑफ. ठीक है, हमको ये वापस नहीं चाहिए, बट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी पर्सन डिलीवरिंग देम. नाउ दैट डजंट मीन कि आपसे किसी ने टिश्यू लिया और टिश्यू पोंछ के उसने डस्टबिन में डाल दिया, तो अब आप बोलोगे मैम दिस इज नॉट बेलमेंट बिकॉज उसने टिश्यू लिया, हमसे पूछा ही नहीं कि हम इस टिश्यू का करें क्या. Again, it can be inferred from the circumstances, but you didn't object. क्या आपका इंटेंशन ये था कि वो टिश्यू मुझे वापस करे? और अगर ये था तो you could have said. ठीक है. एंड जो भी आप गुड्स डिलीवर करते हैं वो आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज बेलर्स के विल पे क्या होता है, डिस्पोज होता है या फिर रिटर्न होता है. इट इज एट योर विल, आपकी इच्छा के अनुसार. ठीक है, not at some other person's wish. So my dear, if we talk about the meaning of bailment, it is defined under section 148, which says that delivering of goods by one person to another for some purpose upon a contract, that they shall, where the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person who is delivering them. There are two parties involved, bailer and bailee. The one who delivers is known as bailer, and one to whom the goods are delivered is called the bailee. Essentials of a valid bailment are delivery of goods, then delivery for some purpose, then you have contract, and then return or disposition or disposal of goods. What can be the different types of bailment? What can be the different types of bailment? Bailment जरूरी नहीं है हमेशा उसमें consideration involved हो. Bailment can be gratuitous, bailment can be non-gratuitous. So on the basis of reward, it can be of two types, and on the basis of benefits, it can be of three types. On the basis of reward, that means किसको on the basis of reward मतलब कहीं ना कहीं कोई in cash या in kind आपको कुछ मिल रहा है क्या? ठीक है, कहीं ना कहीं क्या कुछ consideration involved है या it is happening absolutely free of cost? If you are giving away the goods to someone, क्या कोई consideration involved है या फिर you're just giving it for free? So gratuitous bailment is without gratuitous. If you want to express gratitude towards somebody, gratitude क्या होता है कि हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. So आप आभार व्यक्त करते हैं अगर, तो it is what? It does not involve any money. So gratuitous bailment is what? ग्रेचुटी भी नाम क्यों रखा हुआ है? जब आपको ग्रेचुटी पे करनी होती है उसका मतलब क्या होता है? जो कंपनीज एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी पे करते हैं, दे पे ग्रेचुटी फॉर योर सर्विस बिकॉज दे आर दे वांट टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड फॉर योर इयर्स ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस कंपनी, राइट? तो ग्रेचुटी आपको पे करते हैं. तो वैसे ही ग्रेटिट्यूड बेलमेंट इज व्हाट वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटिट्यूड टू यू. It does not involve any charges or any reward. That is, bailee is not required to pay anything. Bailee is not required to pay anything. आप आए मेरे पास और आपने मुझे कहा कि मैम I have lost my book, तो आप एक दिन के लिए मुझे एक बुक दे दीजिए and I'll get it photostated and वो मैं आपको वापस कर दूंगा. मैं क्या बोलूंगी? हाँ ले जाओ बुक, एक दिन का 100 रुपये लगेगा. This is what
this will become non-gratuitous bailment if it involves reward, but this is definitely not going to happen. So ये जो मैं आपको book lend कर रही हूँ, when your purpose is accomplished, you'll give it back to me. This is gratuitous bailment. See, gratuitous bailment means no money and non-gratuitous bailment means money. Gratuitous means no money involved. It is gratuitous. It is out of you can say out of the relationship. It can happen out of relationship, ठीक है, या out of good deeds, out of courtesy, ठीक है. एंड नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब क्या होता है, जब आप स्ट्रिक्टली अपना कोई भी काम करा रहे हो, आप टेलर को दे रहे हो अपने क्लोथ्स, ठीक है, आपने टेलर को अब अगर अपने क्लोथ्स दिए तो इट इज गोइंग टू बी रिटर्न्ड इन सम ऑल्टर्ड फॉर्म, राइट. वो टेलर को आपने कपड़ा दिया था, वो बन के एक सूट आ गया. आपने एक क्लॉथ हैंड ओवर किया था, वो बन के एक सूट आ गया. अब क्या टेलर वो ग्रेटिट्यूसली करेगा कि मैम आई एम सो हम्बल्ड कि आप मेरे पास आई, आप हमारे बुटीक पे आई, नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग. डेफिनेटली नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वो क्या होने वाला है, तो हम कौन से सेलिब्रिटी हैं, तो क्या होने वाला है, टेलर इज गोइंग टू चार्ज फ्रॉम अस. मैंने टेलर को अपने क्लोथ्स हैंड ओवर किए फॉर स्टिचिंग. When that purpose is accomplished, tailor is going to return it to me. Is it not bailment? It is bailment. Simple bailment है. और टेलर इसके लिए टेलर इसके लिए क्या करेगा, टेलर इज द बेली हियर एंड आई एम द बेलर बिकॉज आई एम गिविंग माई गुड्स टू द टेलर, है ना. तो टेलर क्या करेगा, इसके लिए पैसे लेगा. इट इज नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट इफ देयर आर सम चार्जेस और रिवॉर्ड, दैट इज बेली इज रिक्वायर्ड टू बी पेड सम चार्जेस. Okay, so bailey is required to pay some charges. यहाँ पे तो आप पे कर रहे हो, बिल्कुल. There has to be some charges involved. अगर आप it necessarily does not mean कि आप बेली से ही चार्जेस ले रहे हैं, आप भी पे कर सकते हैं. आप बेली से कुछ बेनिफिट ले रहे हैं तो आप पे करेंगे, ठीक है. But some charges if they are involved, then it is non-gratuitous bailment, and if there are no charges involved, it is gratuitous bailment. Okay. अब देखो इस बेलमेंट के हिसाब से फायदा किसका हो सकता है, फायदा किसका हो सकता है, बेलर का होता है या बेली का होता है या दोनों का होता है. If baler is benefited, if bailey is benefited, if both are benefited, तीनों केसेस हो सकते हैं. आपने मुझसे बुक ली, ठीक है, मैंने आपको बुक दे दी, इसमें फायदा किसका हुआ, मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ. फायदा किसका हुआ, आपका हुआ. आपने अपने फ्रेंड से पेन हायर किया और पेन वापस दे दिया, फायदा किसका हुआ, जिसने पेन लिया उसका फायदा हुआ. मैंने अपनी कार रिपेयर शॉप को दी, फायदा किसका हुआ, हम दोनों का हुआ. मुझे मेरी कार ठीक करके मिल गई और उनको उसके लिए पैसे मिले. उन्होंने दुकान ही इसलिए खोली है कि कोई आए. वो तो दिन रात यही मनाते होंगे कि इस हाईवे पे जो आए उसकी कार ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है. क्यों, क्योंकि उनके पास ही आएंगे ना, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो उनके पास आएंगे तो उनका क्या होगा, बिजनेस विल ग्रो, ठीक है. तो उससे क्या हो रहा है, फायदा दोनों को हो रहा है. अब किस पर्टिकुलर केस में सिर्फ और सिर्फ बेलर को फायदा होता है, यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट केस में सिर्फ और सिर्फ बेली को फायदा हुआ, दूसरे केस में दोनों को फायदा हुआ, तीसरे केस में सिर्फ और सिर्फ बेलर को फायदा हो. मान लीजिए वो आपकी नेबर ज्वेलरी रख के चली गई थी, 10 दिन बाद आई, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उन्होंने हैंडओवर की अपने गुड्स फॉर सेफ कस्टडी. शी वाज रिलीव्ड, उनका सेफ कस्टडी. यहाँ पे फायदा किसको हुआ, सिर्फ और सिर्फ बेलर को हुआ, हमें नहीं हुआ. हमें तो बल्कि नुकसान हो सकता है. इफ यू वांट टू गो एनीवेयर तो हम सोचेंगे 10 बार कि इतनी ज्वेलरी उन्होंने रखवाई है, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर, किसी और का सामान है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. So, the bailment on the basis of benefit may be classified in 3 manners. The bailer, that is exclusive benefit of bailer. The bailer delivers the goods to bailee only for the exclusive benefit of bailer himself in bailment. जो भी हमने केस डिस्कस किया, for the exclusive benefit of bailee. जैसे अगर आपने बुक दी तो जिसको बुक मिली, only that person is benefited. And for mutual benefit, जैसे अगर मैंने एक कार ही हायर की, ठीक है, तो मैंने कार हायर की, आई गेट द कार, यू गेट द चार्जेस, यू गेट पेड फॉर द कार दैट यू हैव गिवन,
ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का फायदा हो गया. So gratuitous bailment is without any charges and non-gratuitous is where the charges are being paid, and in gratuitous bailment ग्रैटिट्यूस बेलमेंट के केस में जरा बड़ी ध्यान से सुनिएगा. बेलर इज लायबल टू पे बोथ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑन द गुड्स. Bailor is liable to disclose all faults known to him which are material for the use of goods and which may put the bailee to extraordinary risk. Non-gratuitous bailment, bailee is liable to pay ordinary expenses. Bailor pays extraordinary expenses. Bailor is liable to disclose all the facts whether known to him or not. कुछ समझ में आया? नहीं आया मैम? चलिए, I will explain you this thing. The disclosure of fault section 150 में cover होता है when we start with the duties of bailor. So as of now we can move further. ठीक है, this is clear what are the different types of bailment. चलिए then आगे बढ़ते हैं. There is a question that I need to discuss. Ram the bailor pledges a cinema projector and other accessories with Movie Association Cooperative Bank Limited, the bailee, for a loan. Ram requests the bank to allow the pledged goods to remain in his possession and promises to hold the same in trust for the bailee, and also further promises to hand over the possession of the same to bank whenever demanded. Examining the provisions of the Indian Contract Act 1872 decide whether a valid contract of pledge has been between Ram the bailor bank and the bailee. जो मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, उसी का केस है यहाँ पे. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हम मानते हैं. ठीक है, सो हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसको मानेंगे. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर वो जरा एनालाइज करने की आप कोशिश कीजिए. मिस्टर ए ने क्या किया है, गुड्स दिए हैं बैंक को, बैंक को गुड्स दिए हैं एज सिक्योरिटी, और बैंक से क्या लिया है, बैंक से लिया है लोन. बैंक ने परमिशन दे दी है मिस्टर ए को टू कंटिन्यू टू पोजेस द गुड्स इन ट्रस्ट ऑफ द बैंक. ए को परमिशन मिल गई कि ठीक है, यू कैन पोजेस द गुड्स, ये गुड्स हमारे पोसेशन में ही कहलाएंगे, बट मैं अपने विश्वास पे आपको ये गुड्स पोजेस करने को बोल रहा हूं. सिंस बैंक इज लीगली एंटाइटल्ड, इसका पोसेशन किसके पास होना चाहिए ना, ओनरशिप इज विद ए. ठीक है, पोसेशन लीगली किसके पास होना चाहिए, बैंक के पास होना चाहिए. पर बैंक ने यहाँ पे परमिशन दे दी है विद द ट्रस्ट कि जब भी हम आपसे डिमांड करेंगे तो आप तुरंत हमें क्या करेंगे, वो गुड्स ला के देंगे. सो लीगली एंटाइटलमेंट बैंक के पास है, ऑल्दो द फिजिकल पोसेशन ऑफ गुड्स इज विद ए. तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, बिकॉज एक सिनेमा प्रोजेक्टर है ना, सिनेमा प्रोजेक्टर को आपने सिक्योर कराया है, तो सिनेमा प्रोजेक्टर अगर उठा के बैंक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक के कोई काम नहीं आएगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. राइट, तो बैंक ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप इसको यूज करिए, बट द लीगल पोसेशन शुड बी देयर विद द बैंक. राइट, तो जब भी आपसे डिमांड किया जाएगा वो आपको देना होगा. ठीक है, so that means possession is with the bank only. This is kind of constructive delivery, जहाँ पे although transfer of goods does not actually happen to place, but क्या कहते हैं, हम बताते हैं कि we are holding goods on behalf of someone else. ठीक है, so Mr. A is holding the goods, Mr. A has the possession of cinema projector on behalf of bank. Right, you accept that fact.
सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई. दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी विच इज अ वैलिड वन. सो दिस इज अ वैलिड contract of bailment. Gratuitous bailment में there are no higher charges and non-gratuitous bailment में आपके higher charges होते हैं. Moving further, we come to the we have some popular forms of bailment first. उसको हम discuss कर लेते हैं quickly. Hiring of goods. There are some popular forms of bailment. Hiring of goods. आप goods hire करते हो, ठीक है. Delivering goods for carriage. Delivering goods for carriage. For carrying. आपने कुछ goods deliver किए हैं for carrying. Delivering goods for repair. आपने goods दिए हैं repair purpose के लिए. Delivering goods as security. ठीक है. This particular case. Goods to a friend for his own use or delivering of goods by one person to another to be held for bailor's use. जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि आपने सेफ कस्टडी के लिए रख के चले गए, ठीक है, या आपने बोल दिया कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, मेरे पेट को रख लीजिएगा, ठीक है. नाउ पेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन गुड्स. यस. तो मतलब क्या है? नो, इट इज नॉट. तो मतलब क्या है? These are some popular forms of bailment which you must know. Coming on or moving to sections 150 and 158, 159, काफी सारे sections में cover करते हैं हम duties of bailor. Duties of bailor. Section 150, duty to disclose faults in the goods bailed. अगर आपका gratuitous bailment है, then the bailor is liable to disclose all the faults that are known to him which are material for the use of goods or which may put the bailee to extraordinary risk. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो you will be caused, you will be liable for the damages या any loss that is caused to bailee. And in case of non-gratuitous bailment, that is the goods are bailed for hire or for a certain reward, then the bailor is liable to disclose all the facts whether known to him or not. If you don't do it, that is effects of non-disclosure, the bailor shall be liable for damages of any loss caused to the bailee whether or not he was aware of the faults. इसका मतलब क्या है? We'll take two examples. ठीक है, दो examples में हम इसको discuss करने वाले हैं. A lends a horse which he knows to be vicious. He does not disclose the fact that the horse is vicious. The horse runs away, B is thrown and injured. As per section 150, A is liable to B for the damages sustained by him. देखिए, दो सिचुएशन है. अगर हम ड्यूटीज ऑफ बेलर की बात कर रहे हैं, सो बेलर इज लायबल टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, डिस्क्लोज एवरीथिंग दैट ही नोज अबाउट द गुड्स बेल्ड, और स्पेशली ऐसी चीजें जो कि क्या हो, मटेरियल हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क पे ला सके. अब देखिएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. देयर कैन बी टू सिचुएशन, देयर कैन बी टू सिचुएशन. या तो मुझे उन फॉल्ट्स के बारे में पता है या मुझे उस फॉल्ट के बारे में नहीं पता है. ठीक है, या तो मुझे उस फॉल्ट के बारे में पता होगा या मुझे उस फॉल्ट के बारे में नहीं पता होगा. सपोजिटली आपने मुझसे बुक मांगी, ठीक है, आपने मुझसे बुक मांगी और मैंने आपको एक पर्टिकुलर बुक दे दी. आपने मुझसे बुक मांगी थी टू रीड पेज नंबर 50 to 60.
पेज नंबर 50 to 60। मुझे नहीं पता था कि उस बुक में पेज नंबर 51 to 60 मिसिंग है। There can be now two situations, या तो मैंने वो बुक आपको फ्री में दी थी या तो आपसे चार्जेस लिए थे, दैट इज फॉर हायर। आपने मुझसे गुड्स हायर किए, मैंने उसके आपसे हायर चार्जेस लिए थे। अगर मैंने आपको फ्री में दी थी तो आप क्या कर सकते हैं? What you'll do is कि मैम मुझे तो वो चाहिए थी, पेज नंबर 51 से 60 इसमें मिसिंग है, यू कीप द बुक, इट इज ऑफ नो यूज टू मी, यही करोगे ना। पर अगर मैंने आपसे उसके पैसे लिए होंगे तो उसकी वजह से आपको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको क्या लगता है किसको करनी चाहिए? सो देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन ग्रैटिट्यूडस एंड नॉन ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट। अगर ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट है और उस सिचुएशन में आप कोई चीज बताना भूल जाएं विच इज नॉट नोन टू यू, आपको वो पता ही नहीं है तो आप बताएंगे कैसे? ठीक है, तो आप चल सकता है। पर अगर नॉन ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट के केस में, मतलब आप किसी से पैसे ले रहे हैं और उसको आप कुछ नहीं बताएंगे, आपको पता नहीं है पर उसको नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया वो क्या है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक घोड़ा दिया, हॉर्स। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक हॉर्स दिया जो कि क्या था? बहुत ज्यादा विशियस था। दैट मीन्स ही वॉज, आप क्या कह सकते हो, बहुत ज्यादा चंचल कह सकते हो, ठीक है, या आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसको ये बात पता थी पर उसने बताया नहीं बी को। अब क्या हुआ, जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया, बी घोड़ा लेके चल रहा था और घोड़े ने क्या किया? एक लात बी को मारी और वो दौड़ गया। सो हॉर्स तो गया ही गया, हॉर्स इज थ्रोन अवे। हॉर्स का लॉस हुआ और बी को भी लॉस हुआ। हॉर्स का लॉस तो ए बियर करेगा ही करेगा, साथ में बी को जो डैमेज हुआ या लॉस हुआ वो भी कौन बियर करेगा? मिस्टर ए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने ये घोड़ा ग्रैटिट्यूअसली दिया था या नॉन ग्रैटिट्यूअसली दिया था, मतलब आपने कुछ लिया था पैसे या कुछ नहीं लिए थे। अगर देयर इज एनी फैक्ट विच इज नोन टू यू, अगर बेलर कोई भी गुड्स बेल कर रहा है और उसको कोई जानकारी है, देयर इज एनी फैक्ट विच इज नोन टू हिम एंड विच ही बिलीव्स or which actually is material for the bailee to know, क्योंकि अगर वो नहीं जानेगा so he can be put to extraordinary risk like this। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी लॉस होता है, if he does not disclose, then bailer here is responsible for damage which arise to the bailee directly from such faults। Is this clear? Now, in case of hire, that means in case of non-gratuitous bailment, ठीक है, अगर आपको कोई फैक्ट नहीं भी पता है तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैम नहीं पता है तो हम डिस्क्लोज कैसे करेंगे? नहीं पता है बच्चों, मत डिस्क्लोज करो, पर अगर उसके कोई कंसिक्वेंसेस हुए, उससे कुछ डैमेज हुआ बेली को, तो उसकी भरपाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। Okay, so you have to compensate for the damage or loss which arises out to bailee, even if the facts or even if the faults were not known to you. For example, आपने एक कैरेज दी मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर बी को आपने एक कैरेज दी जिसके कि आप कह लो ब्रेक खराब थे, ठीक है, विच इज नॉट नोन टू यू, आपको नहीं पता कि उसके ब्रेक खराब है, पर मिस्टर बी जब वो चला रहे थे तो क्या हुआ? ब्रेक नहीं लगा एंड एक एक्सीडेंट हो गया एंड ही वॉज इंजर्ड। सो द कैरेज वॉज अनसेफ, पर आप उसके लिए अवेयर नहीं थे, बट स्टिल यू विल बी लायबल टू फॉर द इंजरी दैट इज बीइंग कॉज्ड टू द बेली। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन?
नहीं, अगर आपको पता है फैक्ट तो इन एनी केस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, पर अगर आपको फैक्ट नहीं पता है एंड दिस इज नॉट ऑन हायर, मान लीजिए आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बुक लेंट की थी एंड इफ इट इज फ्री तो यू विल नॉट बी लायबल फॉर एनी डैमेजेस इफ द फैक्ट वाज नॉट नोन टू यू। ठीक है, देखिए, ड्यूटीज ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, या तो फैक्ट या फिर फॉल्ट, मैं बोलूं इसको, फॉल्ट इज नोन टू बेलर या तो फॉल्ट इज नॉट नोन टू बेलर। इफ इट इज नोन टू बेलर एंड द बेलमेंट इज ग्रैटिट्यूअस, देन ऑल्सो लायबल कौन होगा? बेलर होगा। If it is non-gratuitous, then also liable कौन होगा? Bailer होगा। But if the fault is not known to be, then in case of gratuitous bailment, bailer will not be liable. And in case of non-gratuitous bailment, bailer will still be liable. Non-gratuitous rather higher. In case of higher, that is, goods are bailed for higher or reward. Clear है ये? Okay, let's move further. Next is the duty to reimburse expenses, that is repayment by bailer of the necessary expenses. कुछ ordinary expenses होते हैं and कुछ extraordinary expenses होते हैं। बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है for payment of all the extraordinary expenses, to pay all the extraordinary expenses. See, in case of gratuitous bailment, bailer is liable to reimburse to bailee all necessary as well as extraordinary expenses which are incurred by the bailee. But in case of non-gratuitous bailment, bailer is liable to reimburse only extraordinary expenses which are incurred by the bailee. अब इसका मतलब आपको क्या लगता है कि क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट की। नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट मतलब कि आप हायर, यू आर टेकिंग द गुड्स फॉर सर्टेन रिवॉर्ड और सर्टेन हायर। ठीक है, मतलब आप उसके हायर चार्जेस पे करने वाले हैं। इस सिचुएशन में आपको, मतलब बेलर, द वन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स, इज नॉट सपोज टू बियर द ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सपोजिडली मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया? एक कैरेज दी। ठीक है, he has hired a carriage, Mr. B has hired a carriage and he is going to pay certain sum. अब इस कैरेज में आपको पेट्रोल डलवाना है। ठीक है, इस कैरेज में आपको पेट्रोल डलवाना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? द रूटीन एक्सपेंसेस और द ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, या इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपका टोल आता है, एनीथिंग, द रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ हायरिंग अ कैरेज, दिस विल बी बोर्न बाय बेली। बट मान लीजिए कि अगर कोई मेजर उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको पता चला कि इसके ब्रेक्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, ठीक है, या फिर इसका इंजन खराब हो रहा है, ठीक है, आपको पता चला कि इंजन ब्रेक डाउन हो गया एंड इट इज गोइंग टू टेक 20,000, वो मांग रहा है रिपेयर शॉप वाला कि 20,000 का हमको इंजन रिप्लेस करना है या समथिंग लाइक दैट, बैटरी रिप्लेस करनी है, कुछ भी करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि बैटरी इतने टाइम से चल रही थी, नाउ इट नीड्स अ रिप्लेसमेंट, देयर इज नथिंग दैट बी हैज डन, बेली हैज डन। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? बेलर बियर करेगा। पर सपोजिडली ठीक है, ये ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट हो, सपोजिडली ये ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट है
आपसे आपके नेबर ने कार मांगी और बोला कि हमें 5 मिनट का यहाँ पे कुछ काम है, हम जरा सा, यहाँ हमारा बेटा आया है, हम उसको पिकअप करके आते हैं, 5 मिनट दूर आपका रेलवे स्टेशन है। आपने कहा बिल्कुल ले जाइए। तो आप क्या करोगे, पहले पेट्रोल टैंक में से सारा पेट्रोल निकाल लोगे कि नहीं नहीं हम तो खाली गाड़ी देंगे? इट्स अ ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। वो एक तो मेरे से एहसान ले रहे हैं, ऊपर से मेरा पेट्रोल भी लेंगे? डेफिनेटली नॉट। सो यू आर बियरिंग दैट ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑल्सो एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑल्सो। अगर यहाँ पे आपने पेट्रोल डाला ना तो आप पेट्रोल का भी पैसा ले लोगे, सब्जेक्ट टू आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, जो भी है। पर ग्रेटिट्यूड बेलमेंट के केस में आप ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी बियर करते हो और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी बियर करते हो। सो द बेलर इज लायबल टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। द बेली, अगर बेली ने यहाँ पे बैटरी चेंज कराई तो बेली क्या करेगा, बेलर से रिकवर कर लेगा। एंड अगेन extraordinary expenses, they will be extraordinary expenses or ordinary expenses. Extraordinary expenses, if it is gratuitous bailment and non-gratuitous bailment, doesn't matter, both will be borne by bailer only, and if these are ordinary expenses, in case of gratuitous bailment it will be borne by bailer, and in case of non-gratuitous bailment it will be borne by bailee. So keep preparing these charts, flow charts. Bailor will indemnify the bailee for defective title, for any defective title. अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने अपनी या आपने क्या किया, अपने फादर की कार उठा के किसी को दे दी और बोला कि हाँ भाई ले जा, 1 घंटे में वापस ले आना, पापा को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपने क्या किए, गुड्स बेल कर दिए, आपने उसके लिए प्रॉपर चार्जेस वगैरह एवरीथिंग आपने लिए। पर हुआ क्या, जो सामने वाला पर्सन कार लेके गया था, रास्ते में उसके आपके पापा उसको मिल गए और उन्होंने कहा कि ये भाई ये तो कार मेरी है, चल चल चलो नीचे उतरो, और वो कार वापस लेके आ गए। अब उससे क्या हुआ, आपने जिसको गुड्स बेल किए थे उसको तो नुकसान हुआ। फॉर डिफेक्टिव टाइटल, आपने चोरी की गाड़ी आप ले आए और आपने उसको दे दी, या आप कुछ गुड्स कहीं से स्टील करके ले आए और आपने उसको दे दी, तो आपका डिफेक्टिव टाइटल था, पर उसकी वजह से बेली को जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई आप करेंगे। Indemnify the bailee, the bailor is going to indemnify the bailee if for any premature termination, if the bailment is gratuitous and for a specific period, and the bailor may compel the bailee to return the goods before the expiry of period of bailment, but the bailor shall indemnify the bailee for any loss which is incurred by the bailee. So even in case of gratuitous bailment में भी क्या हो रहा है, आपने दिया किसी को गुड्स कि चलो 10 दिन के लिए आप ये ले लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पर 10 दिन के पहले आपने उससे गुड्स वापस मांग लिए, अब वो आपको गुड्स देगा, यू हैव द राइट टू डिमांड गुड्स बैक। पर अगर उसकी वजह से उसको कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेलर की है, एंड इट इज डेफिनेटली द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोजिटली मेरे पास पार्किंग की स्पेस नहीं है, ठीक है, तो मुझसे मेरे नेबर ने मांगी कि आप अपनी स्कूटी दे दीजिए जरा 10 दिन के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले लीजिए, 10 दिन के लिए उन्होंने ले ली। अब 10 दिन बाद शी वॉन्ट्स टू रिटर्न माई स्कूटी, पर मैं वो स्कूटी नहीं ले रही हूँ, मेरे पास पार्किंग की जगह नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, बोलो नहीं नहीं आप रखिए, उनको भी कहीं जाना है, ठीक है, तो इट इज माई ड्यूटी टू एक्सेप्ट बैक द गुड्स, ठीक है, इवन इफ द सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन माई फेवर, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। वेरी गुड। अगर ऐसा कोई पॉइंट अराइज होता है, लुक व्हाट द पर्सन इज आस्किंग,
कि अगर मान लीजिए हमने गुड्स दिए बेली को और बेली से क्या हो गए वो गुड्स, उसमें कुछ डैमेज आ गया या फिर मैं बोलूं कि वो खो गए या लॉस्ट हो गए, एनीथिंग लाइक दैट, बट उसमें बेली की कोई गलती नहीं है, सो आई एम गोइंग टू बियर द लॉस if it is without the fault of Bailey. So I am going to bear the loss. So I hope the duties of bailor is clear to you. इसके आगे का हम डिस्कशन करेंगे अपने अगले सेशन में.